हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है इसका पेपर 2, इसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 22nd लेक्चर वीडियो है। 21 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एंड अभी जो लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें हम यूनिट 3 कवर कर रहे हैं। यूनिट 3 है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो अभी आज के लेक्चर में एंड आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले कुछ सालों में वो हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 1 यूनिट 2 मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। राइट, तो चलिए फिर आज अपने जो पहले क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। फिर इसके बाद आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है इसके रिगार्डिंग, तो आपको चूज करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म ऑफ मार्जिनल एंड एवरेज रेवेन्यू कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला AR बाई AR माइनस MR। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि जो पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसी में एक वर्ड आगे ऐड हो गया पॉइंट। अभी इसका मतलब मैं बताऊंगी। तो जो पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसमें, और MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, AR मतलब एवरेज रेवेन्यू, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इनके बीच में ये जो ई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई MR एंड AR के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इसके बीच में रिलेशनशिप है कि E इक्वल्स टू AR बाई AR माइनस MR, ये बताया गया है। ठीक है, तो आपको बता दूं, वैसे चलिए अभी मैं डिटेल में बताती हूँ कि ये इलास्टिसिटी होती क्या है, क्या रिलेशनशिप है। और फिलहाल आपको बता देती हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये सही है। जो प्राइस इलास्टिसिटी, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका और AR एंड MR के बीच में जो रिलेशनशिप है वो यही है। ई इक्वल्स टू होता है AR डिवाइडेड बाई AR माइनस MR। ये जो रिलेशनशिप है ना एकदम सही दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट 1 तो कंप्लीटली ट्रू है। ठीक है, देखिए मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। देखिए सबसे पहले तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब चेंज इन प्राइस, यानी किसी प्रोडक्ट की प्राइस के चेंज होने से व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस चेंज हुई, प्राइस में चेंज आया, तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है, दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या चेंज आता है उसको कहा जाता है पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये बात समझ में आए। पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझिए कि क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी प्रोडक्ट की प्राइस हमने चेंज कर दी, 20 रुपए के सामान को 18 रुपए पे कर दिया, तो अब उसकी क्वांटिटी डिमांडेड यानी जो मार्केट पे प्रोडक्ट की डिमांड है उसमें चेंज आएगा। तो कितना चेंज आएगा इसको कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, एंड पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी मतलब एट अ सिंगल पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व पे एक सिंगल पॉइंट पे क्या चेंज आता है इसको कहा जाता है पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, एंड अगर AR एवरेज रेवेन्यू, MR मार्जिनल रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी के बीच में रिलेशनशिप की बात हो तो दिस इज द रिलेशनशिप, ये होता है रिलेशनशिप। ठीक है, AR AR पे हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, AR इक्वल्स टू MR E बाई 1 माइनस E, दिस इज द रिलेशनशिप। AR मतलब एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू, E बाई 1 माइनस E। E क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, MR इज मार्जिनल रेवेन्यू, AR इज एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो E अगर मुझे निकालना है तो E इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाई AR माइनस MR। ठीक है, ये होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट 1, दिस इज कंप्लीटली ट्रू, वो सही स्टेटमेंट है।
ठीक, स्टेटमेंट सेकंड पढ़ लेते हैं अब। स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है कि ये जो पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये क्या होता है? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन एंड द रेशियो बिटवीन करस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। तो बेसिकली ये जो पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसका फॉर्मूला बोल रहा है कि जो पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये क्या है? दिस इज द, देखिए, पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये है क्या? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन। तो स्लोप क्या होता है डिमांड फंक्शन का? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस, यही तो होता है दिस। एंड प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन एंड द रेशियो बिटवीन करस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। चलिए प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक मिनट मैं रबड़ से पहले इसको मिटा देती हूँ। इसमें मल्टीप्लीकेशन में रेशियो के फॉर्म में लिख रही थी, पर चलिए दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ये प्रोडक्ट है किसका? डेल्टा स्लोप, स्लोप क्या है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, ये प्रोडक्ट एंड रेशियो ऑफ पी बाई क्यू, दिस इज द फॉर्मूला। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है कि आपको प्राइस पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। तो ये क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है किसका? स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन। तो स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन होता है चेंज इन क्वांटिटी बाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस और रेशियो बिटवीन करस्पॉन्डिंग प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, तो बता दूं ये एकदम सही है, यही तो होता है फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस पे सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ाया है, यही तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या है? डी क्यू बाई डी पी, यानी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, ये होता है स्लोप ऑफ डिमांड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई पी बाई क्यू। ठीक है, इसको ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिखा जाता है, ये तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे निकालना है, तो ये क्या होता है? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी डिवाइडेड बाई क्यू बाई पी। वो तो जब ये ऊपर जाता है तो पी बाई क्यू हो जाता है, वरना ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो सेकंड है ये भी कंप्लीटली ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें जो चार ऑप्शन दिए क्या है? ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, या एक सही है एक गलत है। तो हमें पता चल गया है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। एक में क्या पूछा गया है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसका फॉर्मूला, एंड पहले स्टेटमेंट में क्या था? ए आर एम आर और इलास्टिसिटी के बीच में रिलेशनशिप। तो दोनों के फॉर्मूले जो क्वेश्चन में दिए गए हैं बोथ आर करेक्ट। दिसंबर 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन मार्क करूंगी, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी डिमांड पे है। ठीक है, डिमांड कई टाइप की होती है, फुल डिमांड, लेटेंट डिमांड, इरेगुलर डिमांड, ओवर फुल डिमांड। ठीक है, जून 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिमांड्स, यानी इनमें से कौन सी डिमांड है जो कहती है कि कंज्यूमर्स आर एडुकेटली बाइंग ऑल द प्रोडक्ट पुट इन टू द मार्केट प्लेस, यानी जितने भी प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पे दिए गए हैं, कंज्यूमर उन सारे प्रोडक्ट को बाय कर लेता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? कि इसमें आपको बताना है कौन सी टाइप की डिमांड में होता है कि जितने प्रोडक्ट है मार्केट प्लेस में कंज्यूमर उन सबको बाय कर लेता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सी टाइप की डिमांड है? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको इन चारों टाइप की डिमांड के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, मैं सारी डिमांड के बारे में बताती हूँ। पहले चलिए लेटेंट डिमांड। लेटेंट मतलब होता है हिडन, छुपी हुई। तो लेटेंट डिमांड क्या होती है? यानी मार्केट में डिमांड तो है, लेकिन अभी जो प्रोड्यूसर है या सेलर है उसे अभी समझ में नहीं आ रहा, उसने शायद उसके अकॉर्डिंग अभी प्रोडक्ट बनाया ही नहीं है। दिस इज कॉल्ड लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड मतलब छुपी हुई डिमांड, मार्केट में डिमांड है लेकिन अभी ये जो प्रोड्यूसर है उसे पता नहीं चला है। देखिए लेटेंट डिमांड क्या होता है? पोटेंशियल नीड या डिजायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जो अभी फुलफिल नहीं हुई है, शायद अभी उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर ने सामान बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो दैट इज लेटेंट डिमांड। तो यहाँ पे क्या लेटेंट डिमांड के बारे में बात हो रही है? नहीं। अगला क्या है? इररेगुलर डिमांड। नाम से ही समझ में आ रहा है, इररेगुलर डिमांड यानी वो डिमांड जो फिक्स नहीं है, किसी सीजन में ज्यादा किसी सीजन में कम, तो ये तो उसकी बात नहीं हो रही है। अगला क्या है? ओवरफुल डिमांड। ओवरफुल डिमांड यानी जितनी सप्लाई है मार्केट में उससे भी ज्यादा डिमांड हो रही है प्रोडक्ट की, ओवरफुल है डिमांड।
तो यहाँ पे क्या ओवरफुल की बात हो रही है? तो यहाँ पे ओवरफुल की भी बात नहीं हो रही है, यानी ये तीनों तो कट गए। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है फुल डिमांड की। फुल डिमांड मतलब क्या है कि जितनी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है वो सारा कंज्यूमर खरीद रहा है, उतनी ही डिमांड है, जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड है, मार्केट एकदम स्टेबल कंडीशन में है। ठीक है, तो देखिए मार्केट एकदम बैलेंस कंडीशन में है। तो देखिए फुल डिमांड क्या है? वो सिचुएशन जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, एंड मार्केट क्या है? बैलेंस कंडीशन में है, कोई सरप्लस नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है, ना प्रोडक्ट कम है ना ज्यादा है, इसको कहा जाता है फुल डिमांड। एंड यहाँ पे इसी की बात हो रही है जहां पे कंज्यूमर एडुकेटली बाय कर रहे हैं सारे प्रोडक्ट जो मार्केट प्लेस में अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ, ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, आप ये एमसीक्यू तो करिएगा ही जो मैं करा रही हूँ, लेकिन इसके साथ ही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया है वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ इस समय, तो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों बहुत डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। तो ये जरूर आप जो डिफरेंट प्लेलिस्ट है जो नेट के एग्जाम के सिलेबस में है वो जरूर आप पढ़ लीजिएगा मेरे चैनल से। ठीक है, एंड सिलेबस को लेके कोई डाउट हो तो वीडियो लेक्चर एक बना चुकी हूँ। एंड अगर यहां तक पहुंच गए तो प्लीज अब वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, एंड नोट चाहिए तो मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला देखा था ना उसी पे बेसिक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म दैट सेल प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ ₹10 एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज -2। जून 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है कि आपको मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है अगर प्रोडक्ट सेल हो रहा है किस प्राइस पे? 10 रुपए पे। यानी एवरेज रेवेन्यू कितना हो रहा है, कितने पे सेल हो रहा है? 10 रुपए पे, यानी एवरेज रेवेन्यू ये है। एंड जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज -2। ठीक है, और एक बात और है, यहाँ पे जो साइन दिया गया है -2 है, तो साइन बेसिकली ये बता रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इस साइन का सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 2, तो आपको कैलकुलेट करना है क्या? एमआर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला आपको बता चुकी हूँ, ये डिस्कस किया था ना, ये फॉर्मूला ए आर इक्वल्स टू क्या होता है? ए आर इक्वल्स टू आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ, येलो पेन ले लेती हूँ। ए आर इक्वल्स टू एम आर ई बाई 1 माइनस ई। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू दिया है, हाँ 10। एम आर आपको दिया है नहीं, ये तो कैलकुलेट करना है। ये दिया है 2 बाई 1 माइनस 2। ठीक है, दिस इज 10 इक्वल्स टू एम आर, क्या आ गया? 2 बाई -1। ठीक है, ये 2 से 5 कटा, यानी एम आर इक्वल्स टू क्या आ गया? 5 आ गया। आर इक्वल्स टू 5 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन को इग्नोर करिएगा, साइन केवल ये बता रहा है कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन करने में यूजफुलनेस है, बट उसको कैलकुलेशन में इस साइन को नहीं कंसीडर करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया है? 5, यानी मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? 5। ये देखिए कैलकुलेशन एक बार। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बट अगर फॉर्मूला पता होगा तभी कर पाएंगे, नहीं फॉर्मूला पता है तो दिक्कत आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन क्या है कि दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं रिगार्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अब इसमें से कोई सही है कोई गलत है, उसी पे 4 ऑप्शन में से चूज करना है। अक्टूबर 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, स्टेटमेंट 1 क्या है कि ऑन एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द पॉइंट इलास्टिसिटी आर ऑल इक्वल। स्टेटमेंट समझ में आया कि स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व अगर है, क्या डिमांड कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है तो हर एक पॉइंट पे जो पॉइंट इलास्टिसिटी है वो इक्वल है। बात समझ आई? स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि अगर डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, अगर डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन है तो हर एक पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल है। ये स्टेटमेंट 1 कह रहा है। तो बताइए क्या इक्वल होती है? तो बता दूं, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व हो या जिसको लीनियर डिमांड कर्व भी कहते हैं, ऐसा ये ये
ठीक है। स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व हो या जिसको लीनियर डिमांड कर्व भी कहते हैं, उसके हर पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी होती है दैट इज नॉट इक्वल, वो एक नहीं होती है। ठीक है, बस एक कंडीशन में इक्वल होगी, अगर ये जो लाइन है ओरिजिन से पास हो रहा होता है तभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हर पॉइंट पे इक्वल होती है, वरना पॉइंट इलास्टिसिटी हर पॉइंट पे इक्वल नहीं होती है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, जो स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व होता है या कह लीजिए लीनियर डिमांड कर्व होता है, ये वही प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये कांस्टेंट नहीं होता है हर पॉइंट पे, ये वेरी करता है हर पॉइंट पे। कांस्टेंट केवल किस केस में होता है, जब ये लाइन ओरिजिन से पास हो तभी होता है। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। ऑन एवरी पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व, यानी डिमांड कर्व अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो पॉइंट इलास्टिसिटी आर नॉट इक्वल, पॉइंट इलास्टिसिटी इक्वल नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर, एक बार स्क्रीन को मैं क्लियर करती हूँ, मैं बता दूं अगर ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होगा कुछ, दो लाइन खींच, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होगा डिमांड कर्व। ठीक है, तो ऑन एवरी पॉइंट ऑन द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व, अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप डिमांड कर्व है तो पॉइंट इलास्टिसिटी इज नॉट इक्वल, ये कहा गया है। तो आपको बता दूं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर डिमांड कर्व है तो जो पॉइंट इलास्टिसिटी होती है दिस इज इक्वल एट ऑल द पॉइंट, हर पॉइंट पे इक्वल होता है। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये यूनिटरी होती है, यानी वन होता है, हर एक पॉइंट पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा ना वो वन होता है। तो इसमें एकदम जस्ट अपोजिट कह दिया कि नॉट इक्वल, तो गलत है, इक्वल होता है और वो होता है वन। ठीक, तो स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है, पहला तो गलत था ही, स्टेटमेंट सेकंड भी गलत है। देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप्ड अगर डिमांड कर्व है तो यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है हर पॉइंट पे, ऐसा बनेगा ये, इधर प्राइस इधर क्वांटिटी ऐसा बनता है और हर एक पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी होती है दैट इज वन, वो वन होती है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। अक्टूबर 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इलास्टिसिटी और डिमांड पे है। फॉर अ डिक्लाइन इन प्राइस, यानी जब प्राइस घटती है टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस। ठीक है, जब प्राइस घट रही है टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, इफ डिमांड इज, ठीक है, अगर प्राइस घट रही है, प्राइस जो है प्राइस घट रही है एंड टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, इफ, ऐसा कब होगा, इफ डिमांड इज इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, जीरो इलास्टिक। नवंबर 2021 का आया वो क्वेश्चन है। तो देखिए प्राइस घट रही है, प्रोडक्ट की प्राइस घट रही है, ठीक है, 20 रुपए का प्रोडक्ट 18 रुपए हुआ, 15 रुपए हुआ, तो प्राइस घट रही है फिर भी टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब डिमांड क्या है, इलास्टिक है। डिमांड इलास्टिक है इसका मतलब क्या है कि प्राइस घटने से क्वांटिटी डिमांडेड पे इंपैक्ट पड़ रहा है। इन इलास्टिक के केस में क्या होगा, भले ही आप प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दीजिए उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप 10 रुपए के प्रोडक्ट को 8 रुपए कर दीजिए, 5 रुपए कर दीजिए, प्रोडक्ट की डिमांड पे कोई असर नहीं हो रहा, तो उसे कहेंगे इन इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक मतलब क्या है कि जितना प्राइस कम करेंगे उतनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, एकदम सेम प्रोपोर्शन में, तो यूनिटरी भी नहीं है। जीरो इलास्टिक मतलब इन इलास्टिक, तो बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या है, इलास्टिक। प्राइस कम कर रहे हैं फिर भी टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस कम करने पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए टोटल रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन एक बार रीड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड से क्वेश्चन है। द क्रॉस द क्रॉस प्राइस डिमांड फॉर इलास्टिसिटी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कमोडिटी इज, ये स्टेटमेंट थोड़ा ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है।
बेसिकली क्या कहना चाह रहा है, जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है ना, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर हैं तो उस केस में वो क्या होती है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो क्या होती है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली क्या होता है कि अगर प्राइस एक कमोडिटी का कम हो रहा है या चेंज हो रहा है, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द अदर प्रोडक्ट। बात समझ में आई, एक बार मैं लिखती हूं यहाँ पे, अगर प्राइस पहली कमोडिटी का चेंज हो रहा है, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड दूसरी क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, दूसरी कमोडिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर पेट्रोल की प्राइस में चेंज आ रहा है, पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इससे कार की डिमांड या ऑटोमोबाइल की डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, इसी को कहा जाता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्रॉस है यानी एक कमोडिटी और दो कमोडिटी की बात हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्री है यानी जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, इंक के बिना पेन नहीं चल सकती, अगर इंक की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, पेन की डिमांड कम हो जाएगी ना, वही है, मैंने ही बता दिया, ये तो निगेटिव होगा। आपका आंसर समझ में आ गया, समझ में आया निगेटिव कैसे हो रहा है, देखिए क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी यानी अगर प्राइस एक प्रोडक्ट की, चलो पेन ले लेती हूँ, अगर प्राइस एक प्रोडक्ट की बढ़ रही है तो दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब कार और पेट्रोल, इंक और पेन, तो अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए, चलिए अभी 100 रुपए के आसपास चल रही है, अगर बहुत बढ़ जाए 200-300 रुपए हो जाए, तो क्या इतना लोग गाड़ी खरीदेंगे, नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। तो क्या है इनके बीच में रिलेशनशिप, क्या है, निगेटिव है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, निगेटिव, ठीक है, सही है, ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, एक बार देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री की जगह अगर सब्स्टिट्यूट गुड होते तो कुछ और कहानी होती है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात हुई है। अब चलिए अगला क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट मैं मार्क करूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 साल आया है, 3 साल, अभी ये सितंबर 2022 में आया है, और अभी अगली 2 स्लाइड में और यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, वरना यही क्वेश्चन है। मैच कराना है आपको नेचर ऑफ कमोडिटी को इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मैच कराना है, और ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक, अलग अलग तरीका है बट कॉन्सेप्ट यही है। तो चलिए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें 4 टाइप के कमोडिटी दिए गए हैं, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, लग्जरी गुड, नेसेसिटी गुड। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी गई है ग्रेटर देन 1, बिटवीन 0 and 1, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव बेसिकली, एंड लेस देन 0 यानी निगेटिव। ठीक है, तो आपको मैच कराना है ये। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या है कि इनकम जैसे जैसे चेंज होती है, इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आता है, दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है डेल्टा आई बाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा आई। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन इनकम, कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो क्या वो प्रोडक्ट, किस टाइप के प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड किस तरह से चेंज होती है, ये बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको मैच कराना है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किस टाइप के गुड्स की। सबसे पहले हम इजी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंफीरियर गुड की। इंफीरियर गुड यानी चीप प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है, जो सस्ते सामान होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हम क्या और इंफीरियर गुड खरीदते हैं, तो नहीं, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम इंफीरियर गुड से नॉर्मल गुड्स या नॉर्मल गुड की तरफ स्विच होते हैं ना। तो इंफीरियर गुड जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है, घटती है। तो इनके बीच में रिलेशनशिप देखिए कैसा है, इनवर्स रिलेशनशिप है, निगेटिव रिलेशनशिप है। तो इंफीरियर गुड किससे मैच होगा, लेस देन 0, निगेटिव। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं लग्जरी गुड्स।
लग्जरी गुड्स जो होते हैं, लग्जरी आइटम जो होते हैं, तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हम और लग्जरी आइटम की तरफ नहीं मूव करते हैं। पहले तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, पर अगर जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, हम क्वांटिटी डिमांडेड जो लग्जरी गुड्स की और बढ़ती है, यानी ये किस पे जाएगा, ये जाएगा ग्रेटर देन 1, हम और लग्जरी गुड्स खरीदते हैं। ठीक है, तो दो चीजें हमने मैच कर दी। एक बार जरा देखते हैं कौन सा इसमें है। बी किससे हो रहा है मैच, 4 से, तो बी कहाँ मैच हो रहा है, बी को हमने 4 से मैच कराया ना, बी 4 से, यहाँ पे मैच। सी को किससे मैच कराया, 1 से, सी मैच हो रहा है यहाँ पे, यानी हमें पता चल गया आंसर ए या डी में से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, नॉर्मल गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स बेसिकली, अगर हमारी इनकम बढ़ती जाती है तो हम नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है वो भी बढ़ती है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ग्रेटर देन जीरो हो जाती है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, हम नॉर्मल गुड्स मतलब खरीदेंगे और खरीदेंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन जीरो होती है, तो ए किससे मैच हो रहा है, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव हो जाती है, तो ए किससे मैच हो रहा है, थर्ड से, यानी यहाँ पे आएगा। अगला क्या है, नेसेसिटी गुड। नेसेसिटी गुड मतलब क्या है कि नेसेसिटी गुड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। नेसेसिटी गुड मतलब जरूरी चीजें, हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा जो चीजें जरूरी होती है ना, वो चीजें आती है नेसेसिटी गुड में। तो हमारी इनकम में भले ही ज्यादा चेंज हो, नेसेसिटी चीजें तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। इनकम कम है तो किसी तरीके से मैनेज करेंगे, पर नेसेसिटी आइटम तो खरीदना ही है। तो इनमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, तो ये आते हैं बिटवीन 0 और 1। ठीक है, तो डी किससे मैच होगा, सेकंड से, तो डी मैच होगा सेकंड से, तो यानी ये चारों मैच हो गए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, एकदम सेम मैं बता रही थी ना। यही चार टाइप के गुड्स पे बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पूछा गया है सितंबर 2022 में, और देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है जून 2023 में। सेम तरीके से, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जून 2023 में आया, मैच कराना है, अगेन वही है, नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, लग्जरी गुड, नेसेसिटी गुड, और ई मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन जीरो, 0 to 1, लेस देन जीरो। अब देखिए हम जानते हैं इंफीरियर गुड क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, लेस देन जीरो। लग्जरी गुड क्या होते हैं, ग्रेटर देन 1 होते हैं। इंफीरियर इससे जाएगा, लग्जरी इससे जाएगा। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं, इनकम इलास्टिसिटी इनकी पॉजिटिव होती है, यानी ये ग्रेटर देन जीरो हो जाते हैं। नेसेसिटी गुड की क्या होती है, 0 से लेके 1 के बीच में होती है। तो इस तरीके से मैच। ठीक है, तो देखिए फिर से 2023 में यही क्वेश्चन आया, बस थोड़ा सा पूछने का, प्रेजेंटेशन का तरीका अलग कर दिया गया, बाकी सेम वही आया। अब देखिए कहाँ पे मैच होगा। ए जाएगा 2 से, ए जा रहा है 2 से यहाँ पे, बी जा रहा है, बी जा रहा है 4 पे, जा रहा है 4 पे, सी जा रहा है 1 पे, एंड डी जा रहा है किस पे, थर्ड पे। ये तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से होगा आंसर। अगला एक और क्वेश्चन है, देखिए इसमें इसमें भी सेम वही चीज है, बस पूछने का तरीका अलग है, और इसमें एक टर्म और ऐड हो गया है, सर्विस। ये टर्म और ऐड हो गया, बाकी वही चीज है। देखिए क्या लिखा है कि अरेंज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अंडरलाइंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए ऑर्डर में इन गुड्स को अरेंज करना है। नॉर्मल कंजप्शन गुड, नेसेसिटी गुड, लग्जरी गुड, इंफीरियर गुड एंड सर्विस, इनको बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अभी पिछले दो क्वेश्चन में हम काफी कुछ समझ चुके हैं कि क्या होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इंफीरियर गुड के केस में क्या होता है, निगेटिव होता है ना, तो सबसे पहले तो इंफीरियर गुड आ जाएगा। बढ़ते हुए ऑर्डर में करना है तो निगेटिव से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंफीरियर गुड। ठीक, और सबसे ऊपर तो लग्जरी गुड आएगा ना, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा लग्जरी। ठीक है, सी यानी सबसे इधर आएगा, सी। तो मुझे आंसर अभी पता चल गया, यही आंसर। देखिए सबसे नीचे होगा इंफीरियर गुड। ठीक है, जितनी ज्यादा इनकम बढ़ती जाती है, हम इंफीरियर गुड से स्विच होते जाते हैं, तो इसकी तो इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड निगेटिव है। एंड सबसे ज्यादा किसकी होती है, लग्जरी आइटम की होती है, यानी लग्जरी सबसे ऊपर है, इंफीरियर सबसे नीचे है, यानी सी सबसे ऊपर है, डी सबसे नीचे है। इसी को देख के वैसे मुझे आंसर पता चल गया है कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पता चल गया है। पर चलिए बाकी सब भी देख लेते हैं। अब लग्जरी गुड के बाद क्या है, लग्जरी सॉरी लग्जरी गुड बोल रही हूँ। इंफीरियर गुड्स के बाद क्या आता है, इंफीरियर गुड्स के बाद आते हैं नेसेसिटी गुड आते हैं, यानी हमारी इनकम भले ही कम वेरी करे, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, कम वेरी करे, बट जो नेसेसिटी आइटम है वो तो हमें खरीदने ही खरीदने हैं, वो हमारी डेली की जरूरत है। तो इसका जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस सॉरी हाँ, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो क्या होती है, वो कम होती है। ठीक है, बिटवीन 0 to 1 होती है।
तो इसलिए उसके बाद आया बी। फिर उसके बाद आते हैं नॉर्मल कंजप्शन के गुण, तो ए। एंड उसके बाद आती है सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद आती है सर्विसेज। आप बहुत सारी सर्विस, जब थोड़ा पैसा आ जाता है तो आप बहुत सारी सर्विसेज भी लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी तक जो काम आप खुद से करते थे बट इनकम बढ़ी, अब आप सर्विसेज लेना शुरू कर दिए, तो उसके बाद आया ई। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा वही क्वेश्चन है, ठीक है, बस अलग तरीके से पूछा गया है। और ये इसका ईयर मैं इधर मिस कर दी हूँ, ये आया है 2024 में। तो आप देख रहे हैं 2023 में आया, और उससे पहले शायद 2020 में आया, और 2024 में आया। ठीक है, तो 3 साल सेम क्वेश्चन, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो यानी ये जो टॉपिक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। चलिए फिर आज का लेक्चर मैं अब वाइंड अप करती हूँ। ठीक है, और यहाँ तक वीडियो में पहुंच गए हैं तो प्लीज अब वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, तो प्लीज मुझे भी मोटिवेट करते रहा करिए, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए। एंड चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।